हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट फरवरी 2015 के मैथ्स के पेपर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सीटेट प्राइमरी प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उसकी मैथ्स सॉल्व कराऊंगा और ऑलरेडी 4 से 5 पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं। आप जाकर के मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट मैथ्स के नाम से, उसमें जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप इन वीडियोस को कर रहे हो और आप साथ ही साथ खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको सीटेट प्राइमरी मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 15 क्वेश्चन अगर आपके मैथ्स के आते हैं तो 15 के 15 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर है हमारा सीटेट फरवरी 2015 मैथ्स का। तो पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं नंबर 6251, दूसरा नंबर है हमारा 6521 और तीसरा नंबर है 5621। ये 3 नंबर आपको दिए गए हैं और इन तीनों नंबर में आपसे पूछ रहा है 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो यहां पर ये रहा 5, तो यहां पर इसमें इस नंबर में अगर हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 के नीचे 5 लिख दो, उसके आगे जितने भी नंबर होते हैं उतने ही जीरो हम लिख देते हैं। तो यहां हो गया 50 प्लस, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालोगे तो 5 के नीचे 5, 5 के आगे जितने भी नंबर होते हैं उतने ही जीरो लगा देंगे, प्लस इस संख्या में अगर 5 का स्थानीय मान निकालोगे तो 5 के नीचे 5, इसके आगे जितने भी जीरो होंगे, जितने भी संख्या होंगी उतने ही जीरो लगा देंगे। तो 3 संख्या थी, 3 जीरो लगा दिए। अब इन सबको जोड़ना है। देखो 5000 ये रहे और 500 ये रहे, तो ये हो गए 5500। 5500 में अगर 50 जोड़ोगे तो हो जाएगा सर 5550। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर बी सही है। मेरे पेपर में, आपके पेपर में अलग भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आयतन होता है घनाभ का आयतन, वो आपको पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आप जो है लिख दो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि जो आपका घनाभ का आयतन दे रखा है वो आपको 1 लीटर जूस का डिब्बा मतलब 1 लीटर दे रखा है और 1 लीटर में आपको पता है कि सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो बराबर लंबाई कितनी है, लंबाई आप 8 लिख दो, चौड़ाई भी आप 8 लिख दो। ठीक है, गहराई आपको निकालनी है तो h लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 1000/8 गुणा 8। तो सर इसको आप काटोगे तो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। जब इसको काटोगे तो 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। ठीक है, 5 बचा और फिर यहाँ पे 8 छक 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो आपके पास h की जो वैल्यू आ गई वो 15.625 आई। अब ये कह रहा है कि निकटतम मान क्या होगा। तो निकटतम मान, अगर आप 15 के निकटतम मान देखोगे तो ऑप्शन में आपको सिर्फ 16 मिलेगा, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 प्लस, ऐसे कहाँ तक जाना है, हमें 1000 तक जाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मान क्या होगा। अब इसका मान निकालने के लिए आप ये देखो कि अगर आप 2 के जोड़े ले रहे हो तो आपको यहां से कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसको अगर आप लोगे, इन दोनों को -3 और 4 को लोगे तो भी आपको कितना मिलेगा सर, 1 मिलेगा। इन दोनों के ले रहे हो तो 6 में से 5 के कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब यह है कि आप 2 संख्याओं को अगर एक साथ ले रहे हो तो वहां से आपको 1 प्राप्त हो रहा है। संख्याएं कितनी हैं, 1000 संख्याएं हैं।
1000 संख्याएं को आप लोगे और 1000 संख्याएं आपके पास हैं और 2 संख्याओं से हमें 1 मिल रहा है, तो 1000 संख्याओं से कितना मिलेगा? हमें मिलेगा सर 500। कितना मिलेगा? 500 मिलेगा। और यही आपका आंसर है। समझ गए? यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल कितना होगा? तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए मैंने क्या बताया है, आप एक तरफ तो बना लोगे आयत और एक तरफ हमने बना लिया यहाँ पर वर्ग। ठीक है, एक तरफ हमने वर्ग बना लिया। अब यहाँ पर देखो, सवाल में वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का अगर परिमाप आपका 44 सेंटीमीटर दे रखा है तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो यहां से आप निकाल लोगे भुजा। भुजा आपकी आ जाएगी, यहां से 4 से इसको भाग दे दो, भुजा आ जाएगी आपकी 11 सेंटीमीटर। तो इसकी जो भुजा आ गई वर्ग की, वो 11 सेंटीमीटर आ गई। और क्या कह रहा है कि एक और दोनों, इसका भी परिमाप कितना? आयत का, आयत का परिमाप भी 44 दे रखा है, क्योंकि ये कह रहा है कि आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। ठीक है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की जो लंबाई होगी, ये लंबाई जो है वर्ग की भुजा कितनी है? 11 से 5 अधिक है, तो मतलब ये 16 हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? अब आप देखो, आयत के परिमाप का जब सूत्र लगाओगे तो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपका आ जाएगा 44। 2 लंबाई आपको दे रखी है 16 प्लस चौड़ाई आपको निकालनी है 44। 2 से इसको भाग दे दोगे तो आपको सर मिल जाएगा 22। कितना मिल जाएगा? 22 मिल जाएगा। और यहां से b की वैल्यू निकाल लोगे, 22 माइनस 16, तो 12 में से 6 गए 6 और 0 बचेगा, मतलब b की वैल्यू जो आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई। दोनों के क्षेत्रफल का योगफल पूछ रहा है, तो आयत की लंबाई भी आपकी आ गई, चौड़ाई भी आपकी आ गई, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 16, चौड़ाई है 6, तो 16 छक होते हैं 96। 96 क्षेत्रफल आ गया आपका आयत का। वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है सर भुजा गुणा भुजा, तो 11 गुणा 11, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 121। सवाल में आपसे पूछ रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल का योगफल कितना होगा। तो सर आप जोड़ दो, 121 और 96 को जब आप जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और 1 7, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। तो एक रवि है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, मतलब यह है कि 1 दर्जन में 12 होती है, तो 3 दर्जन में होंगी आपकी कितनी? 66, थोड़ी 36। कितनी होंगी? 36 होंगी। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, तो मतलब 1 दर्जन में 12, तो 3 में कितनी होंगी? 36 होंगी। समझ में आ गई बात? अब आप देखो कि उसने उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। तो पड़ोसी को उसने कितना भाग दे दिया? पड़ोसी को उसने 36 चॉकलेट थी, उसका 1/3 भाग दे दिया, तो कितना दे दिया? 12 टॉफी दे दी उसने पड़ोसी को। फिर कह रहा है 1/6 भाग रेहाना को दे दिया। रेहाना को कितना दिया? 1/6 भाग, तो 36 का 1/6 भाग मतलब रेहाना को उसने 6 टॉफी दे दी। इसके अलावा 1/4 भाग बहन को दे दिया। बहन को कितना दिया? 1/4 भाग। तो अपनी बहन को उसने 4 निम 36 9 चॉकलेट दी। अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची? तो उसके पास पहले चॉकलेट जो थी वो 36 थी, पड़ोसी को उसने 12 दे दी, रेहाना को 6 दे दी, बहन को 9 दे दी। कुल कितनी दे दी? 12 और 6 हो गए 18, 18 और 9 हो गए 27। तो कुल 27 चॉकलेट उसने दे दी।
थी कितनी पहले 36 चॉकलेट थी, 27 उसमें से दे दी, तो आपकी कितनी बची? 9 चॉकलेट उसके पास बची। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, 6/5 में कितने 1/10 हैं? 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो मैंने आपको क्या बताया है, इससे पहले भी मैं सवाल करवा चुका हूँ। अगर आपसे पूछ रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो कुछ नहीं करना है, जो नीचे होता है उसी की गुणा कर दो, इसमें 10 से गुणा कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि 11 11 0 111 को 11 से भाग देने पर भागफल व शेषफल का योगफल क्या होगा? इसको 11 से भाग दो, फिर भागफल का और शेषफल का योगफल जब निकालोगे तब आपका आंसर आएगा। तो चलिए भाग देते हैं। 11 एकम 11, यहाँ आपका 0 बचेगा। फिर आप 0 उतारोगे, यहाँ पे 0 उतारोगे तो भाग जाएगा नहीं, ना जाने का 0 लगा दो। 1 उतारोगे, अब भी भाग नहीं जाएगा, 11 से 1 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, फिर ना जाने का 0 लगा दो। फिर 1 उतारोगे, अब भाग जाएगा 11 में एक बार, 11 एकम 11, समझ गए? फिर आप 1 और आपका बचा उतारने के लिए, अब इसमें भाग जाएगा नहीं तो ना जाने का लगा दो 0, समझ रहे हो? अब कहने का मतलब ये 11 की 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगी। तो आपका जो फाइनली शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा, और ये आपका आ गया भागफल। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा है कि भागफल और शेषफल को जोड़ दो, उसका योग क्या होगा? तो जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 10011, यही आपका आंसर होगा। तो 10011, ऑप्शन नंबर सी मेरे में सही है। आपके में ऑप्शन अलग भी हो सकता है, क्योंकि मेरा जो पेपर है वो किसी और सीरीज का हो सकता है, आपका किसी और सीरीज का हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है, गुणनफल 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए कि 19,999 प्राप्त हो जाए? 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए कि गुणनफल आपका 19,999 आपको प्राप्त हो जाए? ये पूछ रहा है आपसे कि इसके गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि आपको इतना प्राप्त हो जाए। समझ में आया? तो मैं आपसे कहूं सर कि आप मुझे बताओ कि 3 और 4 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि आपको 3 प्राप्त हो जाए। तो आप क्या करोगे? पहले तो उनकी गुणा करोगे, 4 तियां 12, 12 में से क्या घटाया जाए कि आपको 3 मिल जाए? तो आप कहोगे सर 9 घटाया जाए। तो 9 कहां से आया? 9 आया 12 में से 3 घटा करके, कितना आया? 9। ठीक है, तो हमें करना क्या है? हमें इसमें यही करना है, हमें यही करना है क्या कि 102 और 201 की गुणा करनी है, गुणा करके इसमें से घटा देना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसकी जब गुणा करोगे तो गुणा इसकी कुछ इस तरीके से आएगी, गुणा कर लो इसकी, इसको 100 प्लस 2 में तोड़ लो, गुणा 201, तो ये आपका हो जाएगा 201,00 प्लस 2 दूनी 402 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लोगे इनको, 2 0 4 1 5 0 20 502, इसमें से इसको घटा दो, 19,999 को घटा दो इसमें से। ठीक है, 12 में से 9 गए 3 बचेगा, ठीक, 9 में से 9 गए 0 बचेगा, 14 में से 9 गए 5 बचेगा, और 9 में से 9 गए 0 बचेगा। आपका आंसर आ जाएगा सर 503। ठीक है, तो 503 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन पहला आपका है 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम। तो आपको पता है कि सर 2 किलोग्राम जो बराबर होता है वो आपके 2000 ग्राम के बराबर होगा, और 2 किलोग्राम 30 ग्राम अलग से है, तो इसमें 30 जोड़ दोगे तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 2030 ग्राम। ये ऑप्शन तो आपका सही है। आगे देखो, 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर।
आपको पता है कि सर 3 लीटर बराबर होता है 3000 मिलीलीटर, और आपका 80 मिलीलीटर अलग से है। तो 3000 में अगर आप 80 जोड़ोगे तो आपके पास आएंगे 3080 मिलीलीटर, लेकिन आपके ऑप्शन में दे रखा है 380 मिलीलीटर। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका गलत है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है वो है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। 2 व 2/3 समकोण, इसमें डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो एक समकोण होता है, एक समकोण में आपके 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो 2 समकोण में कितनी होंगी बताओ। 2 समकोण में हो जाएंगे 2 गुणा 90 मतलब 180। 2/3 समकोण में कितनी होंगी, 90 से गुणा, 2/3 गुणा 90, 3 से काट दो, 3 तियां 9, ये आपकी 60 डिग्री आ जाएंगी। तो 2 समकोण में डिग्री आई 180, 2/3 समकोण में डिग्री आई 60, दोनों को जोड़ दो, 180 और 60 आपके होते हैं सर 240 डिग्री आपकी टोटल आ जाएंगी। यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। तो 21 और 49 के बीच 7 के गुणज कौन कौन से आएंगे 21 और 49 के बीच। तो सर 21 के बाद जो 7 का गुणज आएगा वो 28 आएगा, ठीक है। फिर 35 आएगा, फिर आपका 42 आएगा, ठीक है। और फिर 49 तो आपका है ही, लेकिन 49 को हमें काउंट नहीं करना है और 21 को भी काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 21 और 49 के बीच में पूछ रहा है। तो 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 40 और 30 70 और 20 कितने हो जाएंगे 90, प्लस 8 5 13, 13 और 2 15, मतलब यहां से आ जाएगा ये 105। समझ में आ गया, 105 आ गया योगफल। फिर कह रहा है कि इसको भाग देना है 25 और 30 का सबसे बड़े सार्वगुणनखंड से। 25 व 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? एक ऐसी संख्या, पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि आपको इन दोनों का मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि एक ऐसी संख्या चुनोगे जिनसे ये दोनों आराम से कट जाएं, दोनों पूरे पूरे कट जाएं। तो आप कहोगे कि सर 5 एक ऐसी संख्या है कि जिनसे ये दोनों कट रहे हैं, 5 पंजे 25, 5 छक 30। अब बताओ कोई ऐसी संख्या है जिनसे ये दोनों कट रहे हैं? कोई संख्या ऐसी नहीं है। तो सिर्फ 5 ही एक ऐसी संख्या थी जिससे ये दोनों कट रहे थे, इसीलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5। अब क्या करना है, 5 से 105 को भाग दे देना है। 105 को जब 5 से भाग लगाओगे तो सर आता है 21, ठीक है। 21 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है सर वो ये है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 96 के सबसे पहले आप धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए फैक्टर कर लोगे। 2 से काटोगे आपका आएगा 48, फिर 2 से काटोगे आपका आएगा 24, फिर 2 से काटोगे आपका आएगा 12, फिर 2 से काटोगे आपका आ जाएगा 6, फिर 2 से काटोगे आपका आ जाएगा 3, और फिर 3 से काटोगे आपका आ जाएगा 1। समझ में आया? तो इसके फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके फैक्टर आ गए। अब आप देखो कि यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है सर 5 बार, 2 की पावर 5 गुणा 3 आ रहा है 1 बार। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है गुणनखंडों का योग, और गुणनखंडों के योग पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे आप। चलिए मैं इसमें भी आपको बता देता हूं कि आप सबसे पहले क्या करोगे। देखो 2 की पावर कितनी है,
5 है। तो हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। ठीक है, गुणा लगा देंगे। 3 की पावर कितनी है? 1 है, तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, मतलब जो बड़ी पावर होती है, जैसे 5 है यहाँ पर, तो 0 से स्टार्ट करके हम 5 पे जाएंगे। यहाँ पर 1 है, तो 0 से स्टार्ट किया, हम 1 तक जाएंगे। और आपको ये पता होता है, एक चीज ध्यान रखना, इनके बीच में लगाएंगे प्लस, बाकी यहाँ पे 2 और 3 के बीच में लगेगी गुणा। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा, इसका मतलब 4 होगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा, और 2 की पावर 5 का मतलब 32 होगा, गुणा। किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब 1 ही होता है, और 3 की पावर 1 का मतलब 3 होगा। आप इसको जोड़ लो पहले, इनको जोड़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि 32 और 8 होते हैं 40, 40 और 16 होंगे 56, और 4 होंगे 60, 60 और 3 हो जाएंगे 63। ये तो बन गया आपका 63, और यहां से आपको मिलेगा 4। 63 और 4 की गुणा कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, 252 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ये तरीका आप किसी में भी लगा सकते हैं। आपसे 96 का पूछे, या आपसे 100 का पूछे, या आपके 42 का पूछे, या आपसे 1000 का पूछे, सभी में क्या लगेगा? यही मेथड लगेगा, और बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, इससे आपका टाइम सेव होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, जो इसका बेसिक मेथड है, तो सबसे पहले आपको तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि इसके गुणनखंड कितने हैं। पहली बात, गुणनखंड कौन कौन से हैं, फिर उनको आप जोड़ोगे, तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो मैंने क्या किया है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए अलग से वीडियो बनाया था, और गुणनखंडों का योग निकालने के लिए अलग से वीडियो बनाया है। ये दोनों वीडियो मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट है, सीटेट मैथ्स के नाम से, वहां पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय क्या है? 6:14 AM पर चली, मतलब सुबह चली, और टोटल जर्नी में उसने टाइम लिया 13 घंटे 48 मिनट का टोटल टाइम लिया। इन दोनों को जोड़ो, 8 4 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे आ जाएगा 62, 13 6 हो गए आपके 19। ठीक है, तो आपका जो टाइम आया वो 19:62 आया। ठीक है, आपको पता है कि सर 19 को हम कहते हैं 7, 24 घंटे की समय प्रणाली में हम 7 को 19 कहते थे। 12 घंटे वाली समय प्रणाली में हम 19 को कहेंगे 7, क्योंकि आप देखते हो कि 12 बजे के बाद 1 बजता है 12 घंटे वाली समय प्रणाली में, और 12 बजे के बाद 13 बजेगा 24 घंटे वाली समय प्रणाली में। तो 13 14 15 16 17 18 19, 19 पर आओगे तो आप देखोगे कि 7 बजेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे 19 का मतलब 7 है, 7:62। तो आप मुझे बताओ कि 62 मिनट तो होते नहीं है, 60 मिनट होते हैं केवल, सिर्फ और सिर्फ। तो हम क्या करेंगे सर, 60 मिनट जब यहाँ पर हो रहे हैं, तो 60 मिनट को हम 1 घंटा बना लेंगे। जब हम 7, ये यहाँ पे 62 है, 62 में से हमने यहाँ पे 2 रहने दिए, और 60 मिनट को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, 7 को दे दिया, क्योंकि 60 मिनट में होती है 1 घंटा। अब एक जब 7 को दे दोगे तो यहाँ बन जाएगा 8, तो आपका जो समय होगा वो 8:02 होगा। आंसर आप चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये AM में है या PM में है। तो ये आपको पता है कि 19 और 62 आ गया। तो जब समय आपका 13 14 15 16 17 18 में चलता है, तो वो हमेशा किस में होता है? PM में होता है। ठीक है, तो ये आपका PM में होगा, तो 8:02 PM आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस जो आपके आए थे फरवरी 2015 के पेपर में, वो मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं।
और अगले वीडियो में हम पेपर फिर उठाएंगे एक और उसको सॉल्व कराएंगे। 3 से 4 पेपर आपके 4-5 पेपर और बचे होंगे, उन सभी को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब 5-6 पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ। वीडियोस को जाकर के देखिए और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और जल्दी ही मैं शुरू करूँगा बाल मनोविज्ञान की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज, जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। बाकी जो अदर वीडियोस हैं, मैंने बाल विकास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप जाकर के देख सकते हो। एक-एक चीज़, एक-एक टॉपिक मैंने कवर किया है, जैसे प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, स्टर्न वर्ग के बुद्धि का सिद्धांत, कोल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, हॉवर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत, ये सब मैंने क्लियर आपको कर दिया है। आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी सीटेट बाल विकास के नाम से, आप वहां जाकर के देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस